एक देश एक चुनाव पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पर हम चर्चा ना करें। लोकसभा में एक देश एक चुनाव पर संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल। फोन आ गया, काटना पड़ेगा और इसको साइलेंट करना पड़ेगा। विस्तार न्यूज देख रहे हैं, आपका अपना चैनल और आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो जरूरी खबरें दिखाता हूं जिसे देखकर आप अपडेट हो जाएं। यानी जब आप टीवी ऑन करें तो आपको लगे कि आज का समाचार और उसका फुल डोज आपको विस्तार न्यूज देखने के बाद मिल गया है। चाहे वो देश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। और हर दिन मैं आपको 1 घंटे कौन कौन सी खबर दिखाने वाला हूं उसकी एक लिस्ट दिखाता हूं, ताकि आप 8 से 9 ये समझ जाएं कि किस वक्त कौन सी खबरें दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज आपको कौन सी खबर दिखाने वाला हूं? संसद से आई प्रियंका गांधी की तस्वीर दिखाऊंगा। प्रियंका गांधी के बैग की खूब चर्चा हो रही है। कल फिलिस्तीन वाला बैग दिखाया था, आज बांग्लादेश वाला बैग लेकर कहां पहुंची हैं? संसद पहुंची थी प्रियंका गांधी। प्रियंका के बैग पर सिर्फ देश ही नहीं, पाकिस्तान तक चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान से मसला पाकिस्तान पहुंच गया है। कैसे, क्यों, कब, कहां, यह जानने के लिए आपको पूरी खबर देखना पड़ेगा। दूसरी खबर में बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। एक देश एक चुनाव संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल का कौन कौन समर्थन कर रहा है और किसने इस बिल से किनारा कर लिया है, ये तो आप जानना ही चाह रहे होंगे। जुड़े रहिएगा, ये भी बताएंगे आपको। और तीसरी खबर भी चुनाव से ही जुड़ी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव में कितना पैसा खर्च हो जाता है, जानना चाहते हैं? एक एक आंकड़ा, करोड़, लाख, हजार, कितने में है, सब बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात दी है और पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, इसलिए खबर आपको दिखाएंगे। आपको कभी बस इतना बताएंगे अभी कि एक ऐसी परियोजना की सौगात दी है जिससे सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में पानी की किल्लत से राहत मिलने वाली है। पांचवी खबर में बात करेंगे जबलपुर की। शादी में ऐसी सजावट मत करिए, ये खबर आपने देख ली होगी, लेकिन मैं आपको सावधान करूंगा कि मंडप में ही आग लग जाए, ऐसा क्यों कह रहा हूं। ऐसी सजावट नहीं करना। एक तस्वीर आई है, आपके घर में शादी है, आपके रिश्तेदारी में शादी है, आस पास पड़ोस में शादी है, तो यह खबर जरूर देखिएगा। क्योंकि शादी में इस समय दूल्हा दुल्हन को मंच पर लाने के लिए न जाने कितने जतन किए जाते हैं। खुशी का मौका है, लेकिन ऐसी सजावट नहीं करना है। कैसी, खबर देखेंगे तो समझ जाएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे ठंड की। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, जानते हैं? शिमला और जम्मू कश्मीर से ज्यादा ठंड पड़ रही है एमपी के कई इलाकों। इसीलिए विस्तार से बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है मौसम का, ये भी बताऊंगा। और हाँ, ठंडी बहुत है, इसलिए अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सातवीं खबर में बात छत्तीसगढ़ विधानसभा की करूंगा। छत्तीसगढ़ में इतनी ठगी हो रही है, विस्तार न्यूज हर दिन तो दिखा रहा है कितनी ठगी हो रही है, लेकिन विधानसभा में हंगामा मच गया है ठगी को लेकर। कौन क्या कह रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है, सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। और आखिर में कुछ और खबरें भी दिखाएंगे, लेकिन अभी खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर क्या है, ये देखना चाहते हैं, देख लीजिए। बैग पर विवाद हुआ तो प्रियंका गांधी ने बदल दिया। क्या विवाद का मसला नहीं, बैग बदल दिया है। और सोचिए कि इस देश में नेताओं के बैग पर बहस चल रही है, बैग पर विवाद हो जा रहा है, बैग बदला जा रहा है। इसीलिए इस खबर को दोबारा दिखा रहा हूं। प्रियंका गांधी का बैग आज फिर से चर्चा में। प्रियंका गांधी के बैग की चर्चा संसद से लेकर यूपी विधानसभा तक हो रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी चर्चा हुई है। बस इसीलिए आज फिर से प्रियंका गांधी के बैग पर चर्चा करूंगा। जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाए और देश से विदेश पहुंच जाए, पड़ोसी मुल्क पहुंच जाए, तो दिखाना जरूरी है। संसद में प्रियंका अपने बैग से लगातार संदेश दे रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 10 दिसंबर की है, जब प्रियंका गांधी संसद में अडानी और मोदी के फोटो वाला बैग लेकर पहुंची। इसके बाद दूसरी तस्वीर 16 दिसंबर की, जिस पर कल ही विस्तार से चर्चा किया था, फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग। और आज प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था। 2 दिन में 2 बैग, 2 संदेश। क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। शुरुआत आज फिर फिलिस्तीन वाले बैग से ही करेंगे। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर देश में ही नहीं, पाकिस्तान में भी चर्चा शुरू हो गई है। तीसरी बार बता रहा हूं, तीसरी बार। पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका गांधी की तारीफ की। पाकिस्तान की तारीफ अगर भारत आएगी
और भारत के किसी नेता पर आई। चर्चा तो हो। फवाद चौधरी ने क्या लिखा है? फवाद चौधरी ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है। ऐसी हिम्मत तो पाकिस्तानी सांसद भी नहीं दिखा पाए। पाकिस्तान से रिएक्शन आया तो देश में प्रियंका गांधी पर सवाल उठने लगे। यूपी विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी के बैग पर दिल्ली से यूपी तक कैसी राजनीति हो रही है, इस पर आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए। कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। भारत को अच्छे लगने वाला कार्य कब करेगी कांग्रेस? तो इस देश का दुर्भाग्य यही है कि पार्टी भारत की और उनके कर्मों से खुश होता है पाकिस्तान। वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। बैग झोले से देश नहीं चलता भैया। बैग झोले से तो हम भी काल से बहुत सारा बैग सब लाद के चल। बैग झोले से देश नहीं चलता है, बीजेपी सांसद रवि किशन कह रहे हैं। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में तो इस बार बैग की ही चर्चा चल रही है। बस इसीलिए विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। कल फिलिस्तीन वाले बैग पर राजनीति शुरू हुई, पाकिस्तान में भी चर्चा हो गई, तो अब बांग्लादेश वाला बैग लेकर आ गई। कौन? प्रियंका गांधी। बीजेपी कह रही है बैग में क्या रखा है, देश से लेकर पाकिस्तान तक राजनीति हो रही है, इसलिए दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है देख लीजिए आप। एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है? बैग वाली खबर एकदम से खत्म हो गई क्या? अब चलिए, एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है ये बता देता हूं। शीतकालीन सत्र के 17वें दिन लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ठीक 12:09 पर लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया। फिर लोकसभा में बिल को स्वीकार करने के लिए वोटिंग कराई गई। वैसे तो संसद में पहले भी बिल पर वोटिंग होती रही, लेकिन आज की वोटिंग खास थी क्योंकि आज पहली बार नए संसद भवन में वोटिंग कराई गई। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, क्या कहा था, इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। इस बिल के समर्थन में एनडीए ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको सुनाएंगे कौन कौन विरोध कर रहा है। पहले बिल का समर्थन सुनिए। जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा। कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है, मतलब विरोधी करना। There are several advantages of one nation, one election, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ, ये बताएं तो। कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं? आजादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे। उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? पहले जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती थी तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था, लेकिन आज जब बिल पेश हुआ तो टीडीपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने खुद खड़े होकर बिल का समर्थन किया। शिवसेना शिंदे गुट चिराग पासवान की एलजेपी आरजेडीयू से लेकर एनडीए के घटक दलों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन विपक्ष ने संसद से लेकर संसद के बाहर तक इस बिल का जमकर विरोध किया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, डीएमके से लेकर टीएमसी तक, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जमकर विरोध किया है। ये भी सुनिए। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक
निष्पक्ष चुनाव की। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. This bill will finish off regional parties. अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। मतलब पूरा देश ऐसे ही चुनावी माहौल में व्यस्त रहता है। अमित शाह ने अभी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था और कहा था, क्या कहा था कि पूरे देश के जो सुरक्षा बल हैं वो सुरक्षा बल कहीं ना कहीं चुनाव कराने लगते हैं। आपको याद है जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग राज्यों से फोर्स आती है। इसके अलावा ये कह रहे थे कि इतने लाख करोड़ का बजट होता है, विकास कार्य होता है, उन विकास कार्य को इसलिए नहीं करवाया जाता है क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता मतलब क्या? आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि उस दौरान कोई भी सरकार कोई भी काम नहीं कर सकती। मतलब समझ गए? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बहुत विस्तार से समझाया था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हो गया, लागू हो गया, तो उससे क्या होगा कि देश के तमाम बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जो यहां से यहां जाते हैं उनका खर्च बचेगा। समझ गया? मतलब पूरा लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने की मशीनरी बन गई है। माफ कीजिएगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश को बहुत फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? देखिए ध्यान से। अक्सर सियासी दल चुनाव की तैयारी में ही व्यस्त रहते हैं। अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो पार्टियां जनता के लिए काम कर सकेंगी। दूसरा फायदा होगा कि एक साथ चुनाव हो जाए तो जनता का समय भी बचेगा। एक साथ चुनाव होने से देश के संसाधनों और पैसे की बचत होगी। आजाद भारत का पहला चुनाव साल 1951-52 में 68 चरणों में हुआ और उसका खर्च था लगभग 10.5 करोड़ रुपए। साल 2019 में बढ़कर यह 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। सोचिए, 10.5 करोड़ से 50,000 करोड़ पर पहुंच गया और 2024 में तो और बढ़ा होगा। और ये पैसे किसके लगते हैं? आपके ही तो लगते हैं। इसीलिए आपको यह खबर विस्तार से बता दी। अगली खबर चुनावी खर्चों से जुड़ी है, वो भी आपको विस्तार से बता देता हूं। क्या है अगली खबर, ये भी देख लीजिए आप। देखिए, एमपीसीजी चुनाव में कितना खर्च होता है। पहले आपको मैंने बताया, मैंने आपको क्या बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों हो रही है देश में। अब मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव में कितना खर्च हो जाता है। यह बता देता हूं। देश भर में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इन चुनावों को कराने में कितना खर्च होता है। देश का खर्च तो बता दिया, लेकिन आपके प्रदेश में कितना खर्च हो रहा है इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, जरा एक बार स्क्रीन देखिए। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितने? 300 करोड़, जो 2023 में करीब 67 गुना बढ़कर 500 करोड़ रुपए पार पहुंच गया। 500 करोड़ रुपए। सोचिए, 300 से 500 करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च हो जा रहा है। सोचिए कितना खर्च हो रहा है चुनाव। छत्तीसगढ़ की जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ का भी बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी खूब पैसा खर्चा होता है। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में 230 करोड़ 43,77,000 रुपए खर्च हुए। 230 करोड़ में सबसे बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनाव में खर्च हो जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चुनाव खर्च को लेकर जानकारी सामने आई है। 2023 में 90 सीट में चुनाव कराने के लिए कुल 128 करोड़ 78,35,000 रुपए खर्च हुए। इसके आंकड़े जिलेवार जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा पैसा रायपुर जिले में खर्च होता है। रायपुर के 7 सीटों के लिए 4 करोड़ 70,42,000 रुपए खर्च हुआ। चुनाव करवाने सबसे कम पैसा खर्च नारायणपुर जिले में हुआ है। जिले में 45,96,650 रुपए खर्च हुआ है। इसी तरह लोकसभा का भी बता देता हूँ। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी खूब खर्चा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए कुल 101 करोड़ 65,42,000 रुपए खर्च हुआ है। इसमें भी सबसे ज्यादा खर्च राजधानी रायपुर में ही हुआ है। रायपुर जिले में चुनाव के लिए 6 करोड़ 97 लाख
69,000 रुपए खर्च हुए। सबसे कम पैसा विधानसभा चुनाव की तरह नारायणपुर जिले में ही हुआ है। केवल 19,05,133 रुपए खर्च हुआ है। देख रहे हैं आंकड़ा, करोड़ों रुपए चुनाव करवाने के लिए खर्चा हो रहा है। अगर एक साथ चुनाव करवाया जाएगा तो जनता का बहुत पैसा बच सकता है, वोटरों का समय भी बच जाएगा, वोटिंग करवाने वाले कर्मचारियों की डबल मेहनत बच जाएगी और छत्तीसगढ़ का कितना पैसा बच जाएगा आपको पता है? सुन लीजिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी बता रहे हैं, सुनिए। मोटा आकलन के तहत अभी पता चला कि 300 करोड़ का लगभग बचत एक लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के साथ साथ होने से हो सकता है, बट फिर भी एग्जैक्ट फाइनेंशियल कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा। बट वो तो फाइनेंशियल जो फायदा है या जो सरकार की अनावश्यक खर्च की जो कटौती होगी एक पक्ष है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आचार संहिता लगती है, 45-50 दिन तक सारे विकास कार्य रुक जाते हैं, कोई टेंडर नहीं हो सकता, कोई भर्ती नहीं हो सकती। उस दृष्टिकोण से भी कभी पंचायत इलेक्शन, कभी विधानसभा इलेक्शन, कभी लोकसभा इलेक्शन, ये सब चलते रहते हैं। तो 5 साल में अगर एक ही बार में इलेक्शन हो जाएगा तो विकास कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो समय की बचत होगी वो हज़ारों करोड़ के बराबर होगा। केवल छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ रुपए बच जाएगा तो देश में कितना पैसा बचेगा, और छत्तीसगढ़ में इन 300 करोड़ का कितना विकास होगा। बहुत पैसा बच जाएगा भाई, लेकिन राजनीति करने वाले नेता गजब है। देश का पैसा बच रहा है तो विपक्ष के नेता खुश नहीं है, इसका विरोध कर रहे हैं। सुन लीजिए विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये तो वन नेशन वन इलेक्शन करके भाषण देते हैं। 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते हैं और 16 अगस्त को जारी होता है कि भैया जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव एक साथ, जबकि पिछले समय हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। तो 4 राज्य चुनाव हुए, उसको आपने नहीं कराया, तो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर पाएंगे? जी, पहले नगर पंचायत का होने वाला था और बाद में पंचायत पर अचानक रोक लगा दी गई। मुझे लगता है कि लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो चर्चा चल रही है उसको देखते हुए ये रोक लगी है, और हो सकता है उसी संदर्भ में नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने का सरकार का विचार है। नेता हैं विपक्ष में, बस इसीलिए विरोध तो करेंगे। एक देश एक चुनाव ट्रेंडिंग में है, इसलिए चुनाव खर्चे पर विस्तार से बात कर ली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी आपको बता दिया। भारत में एक देश एक चुनाव का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। अगली खबर क्या है ये देखिए। पीएम ने एमपी और राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। क्या सौगात दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दी है। सौगात संयुक्त रूप से दी है। संयुक्त रूप मतलब एक साथ दी है। इसलिए कहूंगा कि पीएम ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। और दोनों राज्यों के बीच 3 नदियों के पानी के लिए MOA साइन हुए। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। दोनों राज्यों के बीच बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट से मध्य प्रदेश को कितना फायदा होगा, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 3 नदियां यानी पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन तीनों नदियों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से हो गई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पिछले 20 सालों से लटका हुआ था। कितने सालों से? 20 सालों से। राजस्थान के जयपुर में पीएम मोदी ने PKCERCP परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मंच पर मौजूद रहे। केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, तीनों सरकारों के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया। एग्रीमेंट साइन होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मटके में लाए गए तीनों नदियों के पानी को प्रतीकात्मक तौर पर एक साथ मिलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी का पानी अलग अलग मटकों में लाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ मिलाया। इस दौरान दोनों राज्यों के सीएम भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक खूबसूरत तस्वीर तब देखने को मिली जब पीएम मोदी ओपन जीप में कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो भाजपा की महिला कार्यकर्ता सिर पर कलश रखकर पीएम मोदी की जीप के आगे चलती नजर आई। सबसे पहले समझ लीजिए कि PKC परियोजना क्या है और इसके तहत क्या क्या काम होना है। देखिए इस परियोजना के तहत MP की 3 नदियां चंबल नदी, पार्वती नदी और काली सिंध नदी जो कि MP से निकलकर राजस्थान में मिलती हैं, उन्हें आपस में जोड़ने का प्लान है।
इस काम को पूरा होने में करीब 5 साल का समय लगेगा और करीब 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कितने का एक बार फिर से बता देता हूं, 1-2 हजार नहीं, 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। परियोजना में कूनो और शिप्रा जैसी सहायक नदियों के भी पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कुल 21 बांध और बैराज बनाए जाएंगे। पीकेसी परियोजना की शुरुआत होने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दोनों राज्यों, किसानों और नागरिकों के लिए योजना वरदान साबित होगी। क्या कहना था राजस्थान की धरती पर एमपी के सीएम मोहन यादव को, सुनिए। मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे राज्य हैं। सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। पीकेसी परियोजना शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 2012 गांव को इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। मतलब एमपी के 2012 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों के कितने गांव को इसका फायदा मिलेगा ये भी देख लीजिए। देखिए कहां कहां फायदा मिलने वाला है। इस परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा गुना जिले को मिलेगा। गुना के 637 गांव के किसानों को इस परियोजना का सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा मुरैना के 635 गांव, शिवपुरी के 470 गांव, भिंड के 440 गांव, श्योपुर के 278, उज्जैन के 238 गांव, सीहोर के 110, मंदसौर के 147, इंदौर के 75, देवास के 74, आगर मालवा के 73, शाजापुर के 21 और राजगढ़ के 19 गांव के किसानों को इस परियोजना का सीधा फायदा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 2012 गांव की करीब 6 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए सीधा पानी मिलेगा। किसानों से जुड़ा मामला है, आपको इससे लाभ मिलने वाला, इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से दिखा रहा हूं। परियोजना का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस जल विवाद के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लोग उनसे जरूर पूछेंगे कि कौन से कर्म की वजह से ईआरपीसी समझौता नहीं कर सके और क्या कहना था पीएम मोदी का। जानने और सुनने के लिए रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। मेरे लिए तो मैं कहता हूं पानी पारस है। जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति को जन्म दे देता है। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीने का पानी भी आसानी से मिल सकेगा, इसलिए इस खबर पर विस्तार से चर्चा कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी खबर है, कौन सी खबर है चलिए आपको बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। ऐसी सजावट का क्या मतलब कि मंडप में आग लग जाए, और यह खबर जबलपुर से है। देश में शादियों का सीजन बहुत तेजी से चल रहा है। चारों तरफ बस शादी ही हो रही है। एक बार इंस्टाग्राम खोलिए, 4 लोग शादी कर चुके होते हैं। समस्या शादी से नहीं है, समस्या शादी की फिजूल खर्ची से है। वैसे समस्या फिजूल खर्ची से भी नहीं है, क्योंकि शादी के मौके पर तो आदमी पैसा दिल खोल के खर्चा करता है। जिसके पास जितना पैसा होता है उतना खर्च करेगा ही। लेकिन मुख्य समस्या शादियों में होने वाले इंतजाम की लापरवाही से है। और ऐसी ही एक लापरवाही पर विस्तार से बात होगी। लापरवाही ऐसी मत करिए जो शादी की खुशियां मातम में बदल दें, इसलिए इस खबर को आपको देखना चाहिए। जबलपुर के 5 स्टार होटल में ऐसी दुर्घटना हुई है। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डालने ही वाले थे कि तभी स्टेज पर अचानक क्या हो गया, आग लग गई। दूल्हा और दुल्हन ने स्टेज से कूदकर अपनी जान बचाई है। बताइए, दूल्हा दुल्हन कुदवा देंगे आप नीचे, क्या मतलब ऐसी सजावट का। और शादी कहां कर रहे हैं, 5 स्टार होटल। स्टेज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखते ही देखते पूरा स्टेज जलकर खाक हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन पल भर में शादी की खुशियों में संकट के बादल छा गए। अब इतने बड़े हादसे के बाद शादी की रस्में कैसे शुरू हुई होंगी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये आग लगी कैसे?
आग लगी कोल्ड फायर से। अब ये कोल्ड फायर क्या है, क्या होता है कोल्ड फायर, समझ लीजिए, ये भी बता देता हूं आपको। दरअसल शादी में या किसी इंडोर सेलिब्रेशन में आतिशबाजी या फायरवर्क्स के लिए कोल्ड फायर का ही यूज किया जाता है। आजकल शादियों में दूल्हा दुल्हन की एंट्री में, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने भी शादियों में देखा होगा कि एंट्री के समय या जयमाल के समय स्टेज पर काफी आतिशबाजी होती है, करना चाहिए। ये कोल्ड फायर ही होता है। कोल्ड फायर में निकलने वाली आग की चिंगारी के कण इतने छोटे होते हैं कि निकलते ही ठंडे हो जाते हैं, इसलिए इससे नुकसान या आग लगने की संभावना नहीं रहती। लेकिन अगर कोल्ड फायर में घटिया प्रोडक्ट यूज हुआ होगा तो दुर्घटना की संभावना रहती है। कोल्ड फायर कैसे काम करता है, इसको चलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके लिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू पटाखा बाजार भी पहुंचे। दुर्गेश ने अपने सामने कोल्ड फायर जलाकर भी देखा है। पटाखा बाजार से दुर्गेश की रिपोर्ट देखिए, सब कुछ समझ आ जाएगा कि कोल्ड फायर में क्या क्या सावधानी रखना है अगर आपके यहां शादी होने वाली है और आप इस कोल्ड फायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, कोल्ड फायर असल में होता क्या है, किस तरीके से इवेंट में चार लगाने का काम करता है। कोल्ड फायर कहा जाता है कि अगर उसके ऊपर आप हाथ लगाते हैं, जब वो जलता है तो आपका हाथ जल नहीं सकता है। क्यों नहीं जल सकता है, हम इनसे ही पूछेंगे। ये इस समय कोल्ड फायर एक मेरे हाथ में है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, और ये चूंकि आग से नहीं जलते हैं, ये इस तरह का वायर होता है और वायर की एक सीरीज बनाकर ये जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो एक सीरीज लगाकर इस तरीके से कोल्ड फायर चलाते हैं। ये देखिए, कोल्ड फायर है। कोल्ड फायर मतलब ठंडी आग। इसका मतलब ये होता है कि ये जब जलता है तो उसके ऊपर आप हाथ लगा दो या कहीं पर आप पॉलीथीन की तरफ भी उसको करके जलाएंगे आप, तो उसमें आग नहीं लगेगी। इसकी डिमांड तो लगभग 100% है, वो छोटी शादी हो या बड़ी शादी हो। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ वो व्यापारी हैं और ये हमको चला के बताएंगे कि कोल्ड फायर कैसे होता है। ये जो कोल्ड फायर है ये कितना सेफ है। बिल्कुल मान के चलिए तो 1% ही सेफ है। यूज़ कैसे करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर? ये जैसे कि अभी लगा हुआ है, स्टेज वगैरह में ऐसे लगाया जाता है और उसके बाद इसका कनेक्शन करके बैटरी से इसको अर्थिंग दिया जाता है। बैटरी के जरिए, ये देखिए बहुत छोटी सी बैटरी है, उसके जरिए यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। यह मैं कैमरामैन को बोलूँगा इस तरफ दिखाइए, ये देखिए, ये इतना रिस्की होता है। विद इन अ सेकेंड ये जो है वो जल गया। वेडिंग प्लान में कोल्ड फायर की कितनी डिमांड है और ऐसी दुर्घटनाओं से कैसे बचें, इसके लिए हमने होटल के मैनेजर और दमकल विभाग के अधिकारियों से भी बात की है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये जो इवेंट है स्पेसिफिकली जो गेस्ट होते हैं उनके तरफ से प्लान आउट की जाती है। इवेंट आज के डेट में बिना कोल्ड फायर के तो हो नहीं सकता। बाहर में क्रैकर्स आप पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते हो। बिना कोल्ड फायर के आजकल तो एंट्री नहीं हो सकता दूल्हा दुल्हन की। तो इस चीज़ को अगर देखेंगे आप, एक सेफ्टी मैटर मेजर करता है। कल्चर बन गया है, बर्थडे पार्टी हो या मैरिज पार्टी हो, उसमें एक इवेंट टाइप का जो लोग करते हैं कि आग की फुलझड़ी जो जलाते हैं स्टेजों में, मंचों में, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए, जिसमें पैसे की भी बचत होगी और शहर हित में भी होगा। सुना आपने, होटल के संचालक कह रहे हैं कि बिना कोल्ड फायर के तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री संभव ही नहीं। अरे भाई, इतनी जिद मत करिए, शादियां प्लान करिए, कितना भव्य करने का प्लान हो उतना भव्य करिए, जितना भव्य करना है, लेकिन सावधानी जरूर रखिए। बिना सावधानी कुछ नहीं होने वाला है। और सुनिए, जो लड़के के भाई होते हैं ना, ये कोल्ड फायर अगर नहीं समय से उड़ता है तो अरेंज करने वाले गरियाते भी हैं शादी में, जोश में रहते हैं भाई। दूल्हा दुल्हन की एंट्री कोई मजाक बात नहीं है, इसलिए आपको बता रहा था सावधानी बरतना है। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देता हूं। अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको, और ये खबर भी मध्य प्रदेश से जुड़ी है। आप महाकाल जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं तो देख लीजिए महाकाल में कितना चढ़ावा आया है। ऐसे हाथ का इशारा हो और खबर दिख जाए, बताइए बताइए तो कितना आनंद आता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। मंदिर समिति ने इस साल के चढ़ावे का हिसाब किताब जारी कर दिया है और इस साल अब तक करीब 165 करोड़ रुपए का चढ़ावा कहां चढ़ा है? उज्जैन महाकाल में आ चुका है।
और जब इतना चढ़ावा आ चुका है तो आज आपकी आस्था और चढ़ावे पर विस्तार से बात कर लेता हूं, विस्तार से आपको सब कुछ बता देता हूं। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या करीब 3 गुना बढ़ गई है, 3 गुना। पहले जो रोजाना दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या करीब 40 से 50 हजार रहती थी, अब कितनी हो गई पता है आपको? वही संख्या करीब 1 से 1.5 लाख प्रतिदिन पहुंच चुकी है। और पहले और अब की तुलना में मंदिर की आय भी करीब 3 गुना बढ़ी है, 3 गुना बढ़ी। महाकाल मंदिर समिति को जनवरी 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक 1 अरब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड आय हुई है। देखिए, मंदिर समिति के जारी आंकड़ों के हिसाब से मंदिर को कहां से कितना पैसा आया है देख लीजिए। महाकाल मंदिर की आय की बात करें तो मंदिर को भेंट पेटियों, जो दान पेटी होता है ना, से 43 करोड़ 85 लाख 20,718 रुपए की आय हुई है। तो वहीं शीघ्र दर्शन वाली सुविधा से जो जल्दी जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई वीआईपी दर्शन चाहिए, 1500 लगेगा, 2000 लगेगा, हम दे देंगे, भगवान के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, बड़े लोग हैं। जल्दी दर्शन करने वालों से जो सुविधा है उससे 48 करोड़ 99 लाख 80,551 रुपए की आय हुई है। भस्म आरती से 90 लाख 90,600 रुपए की आय हुई है। अभिषेक से 5 करोड़ 92 लाख 86,000 की आय। अन्य क्षेत्र से 12 करोड़ 32 लाख 7,000 की आय हुई है। धर्मशाला बुकिंग से 5 करोड़ 90 लाख 6,000 रुपए की आय हुई। फोटोग्राफी सुविधा भी है वहां। फोटोग्राफी सुविधा से कितनी? 7,73,000 रुपए की आय हुई है। भांग और ध्वजा बुकिंग से 7,92,000 रुपए की आय। उज्जैन दर्शन बस सेवा से 7,27,000 रुपए की आय। और इसके अलावा अन्य आय की बात करें तो 23 करोड़ 96 लाख 7,000 रुपए की अन्य आय हुई है। यानी सब मिलाकर करीब 1 अरब 12 करोड़ 31 लाख रुपए चढ़ावा आया। इसके अलावा मंदिर में लड्डू प्रसादी से करीब 53 करोड़ 50 लाख रुपए की आय हुई है और 3 करोड़ से ज्यादा का सोना चांदी भी मिला है। महाकाल मंदिर में आए चढ़ावे को लेकर हमने मंदिर समिति के अध्यक्ष और मंदिर प्रशासन से भी बात की है। महाकाल मंदिर लोक से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा महाकाल के खजाने में लगातार धन वर्षा श्रद्धालु के द्वारा की जाती। देख सकते हैं जगह जगह महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा यहाँ पर दान पेटियाँ रखी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं जिनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है, वो यहाँ पर दान के रूप में कुछ न कुछ जो अंश है वो दान पेटियों में डालते हैं। कर्मचारी है, स्टाफ है, उनसे लगातार निवेदन करते हैं वो दान पेटी के माध्यम से, चेक के माध्यम से, कैश के माध्यम से, अन्य सामग्री के माध्यम से सतत दान करते हैं। इसीलिए लगातार बाबा का खजाना भर रहा है। विभिन्न दाताओं से जो राशि प्राप्त होती है वो मंदिर के विकास में और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने में उपयोग की जाती है। महाकाल का चढ़ावा आपकी आस्था का विषय है और महाकाल लोक बनने के बाद किस तरह से श्रद्धालु बढ़े हैं इसका आंकड़ा भी था, इसलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बता रहा था। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देता हूं। और अगली खबर क्या है देख लीजिए भाई। ठंड बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखिए। और ठंड की खबर मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि पता है आपको ठंड से लोगों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और इस ठंड के चलते लोगों ने अलमारी से गर्म कपड़े निकाल लिए। इस ठंड के चलते लोग बहुत बीमार भी पड़ रहे हैं। सर्दी जुकाम, आप समझते हैं, जो कहते हैं ना मौसमी बीमारी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तस्वीर देख लीजिए, देख लीजिए तस्वीर। दो तस्वीर हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है जहां इन दिनों हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलते हाथ पैर जमने लगते हैं। कड़ाके की ठंड के चलते मध्य प्रदेश में कई लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की, जहां कई जिलों में पहाड़ी इलाकों जैसी ठंड पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री के नीचे चला जा रहा है। कितने? 5 डिग्री के नीचे चला जा रहा है, जिसके चलते बर्फ जम जा रही है। शीत लहर के चलते लोग शाम के वक्त घरों से निकल नहीं रहे। चलिए दोनों जगहों की ठंड के बारे में विस्तार से बात बता देता हूं आपको, सब कुछ बता देता हूं, सावधान करता हूं। शुरुआत कहां से करते हैं? मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश लगातार शीतलहर की चपेट में है। यहां दिन में तेज धूप निकलती है तो शाम होते ही शीतलहर शुरू हो जाती है।
रात के समय यहां पारा 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। इस सीजन में सबसे ज्यादा भोपाल संभाग में ठंड पड़ रही है। भोपाल में पहले नवंबर में ठंड का रिकॉर्ड टूटा, फिर दिसंबर में बहुत ठंडी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के किन इलाकों में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे कम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया है, जहां का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस था, जो शिमला जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम है। यह खबर आती रहेगी, ठंड कहां कैसे है मैं आपको हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि आपको सावधान करना है। वहीं मंडला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही राजधानी भोपाल और उमरिया में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में 58 साल बाद तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सीहोर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस कड़ाके की सर्दी को लेकर क्या कह रही है मध्य प्रदेश की जनता और मौसम वैज्ञानिक, सुनिए। पचास साल का रिकॉर्ड इस बार सर्दी ने तोड़ दिया है। दिसंबर में इतनी ठंडी कभी भी नहीं पड़ी। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, सुबह शाम रात में शीतलहर। एक ही सहारा मात्र चाय, जो चाय अपन गर्मी में एक बार पिया करते थे, वो ठंड में बार बार पीने की एक इच्छा सी होने लगी है। गाड़ी घोड़े चलाते हैं तो सर्दी बहुत लगती है, और रात में तो चला ही नहीं सकते हैं, इतनी सर्दी पड़ती है। आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और पूरा मैदान, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढक जाते हैं। मिनी कश्मीर जैसा लगने लगा है यहाँ पे। वेस्टर्न एमपी में स्पेशली भोपाल संभाग में ज़्यादातर कोल्ड हम रिपोर्ट किए थे। आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। सर्दियों का सबसे ज्यादा सितम ग्वालियर और जबलपुर में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ कड़ाके की ठंड के चलते विंटर डायरिया और हार्ट अटैक की दोहरी मार पड़ रही है। सर्दी बढ़ने के चलते ग्वालियर में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मरीजों की संख्या में तेजी आई है, मतलब बहुत बढ़ गई है संख्या बहुत बढ़ गई है। ग्वालियर में पिछले 14 दिनों में हार्ट अटैक से 42 और ब्रेन अटैक से 33 मरीजों की मौत हो गई। वहीं जबलपुर में भी गिरते तापमान के चलते मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। ठंड से यहां विंटर डायरिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहां जिला अस्पताल में रोजाना यानी हर दिन विंटर डायरिया के 15 से 20 मरीज सामने आ रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार पड़ रही भीषण सर्दी अब लोगों की जान ले रही है। 30 पेशेंट डेली जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जयरोग हॉस्पिटल में 20 से 30 पेशेंट हार्ट अटैक के डेली आ रहे हैं। इसमें ओल्ड एज भी पेशेंट शामिल है, साथ में मिडिल एज और यंग एज पेशेंट भी बीपी हाई बीपी निकल के आ रहा है। दूसरा डायबिटिक पेशेंट और तीसरा स्मोकर में। ये कॉमन ग्रुप पेशेंट है जिनको हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो हृदय का ज़्यादा बढ़ जाता है। हृदय के मरीज हैं वो अपनी दवाइयों का लगातार सेवन करते रहें। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं अपनी डोज मिस ना करें। हार्ट के मरीज हैं हार्ट की दवा खाते रहें। मध्य प्रदेश में लगातार गिरते तापमान की वजह से अब मौसमी बीमारियां पैर फैलाने लगी हैं। इन तौर पर वायरल डायरिया होता है, रोटा वायरस, नोरो वायरस, ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं जिनके कारण कि ये डायरिया अधिकतम पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मौसम विभाग ने 19 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के कारण छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों का तापमान लगातार गिर रहा है। यहां पाट इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक पाला पड़ रहा है। पाला यानी ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंड इलाका सरगुजा है, ठंड वाला इलाका, जहां पिछले 13 साल के ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। सरगुजा के अधिकतर जगहों पर तापमान 4 डिग्री के नीचे चला गया है। वहीं मैनपाट में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में सबसे कम तापमान रहा है, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए,
छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जिला बलरामपुर रहा, जहां तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जबकि सरगुजा जिले में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। वहीं सूरजपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोरिया में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री और पिंडरा में 6.6 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ठंड को लेकर क्या करिए छत्तीसगढ़ की जनता और मौसम वैज्ञानिक, ये भी सुन लीजिए। ठंड तो बढ़ गया है काफ़ी दिनों से और चल ही रहा है। सूप में थोड़ा राहत मिलती है। गाड़ी तो चला तो रहे हैं, बहुत ठंड है। अभी 3-4 दिन हो गया, अभी बहुत ज़्यादा ठंड चल रहा है। ठंड बहुत बढ़ गया है। दिन भर स्वेटर और घर जैसे यहाँ से ड्यूटी करके जाते हैं तो हाथ पूरा झुनझुनी और रात में अलाव का सहारा लेते हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि दिन भर जैकेट पहन के निकलो, उसके बाद फिर बच्चों को भी देखो, घर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया थोड़ा सा। अभी बुजुर्गों को भी ठंड तो हर वर्ष के तरह इस बार भी बढ़ रही है। ये तो शुरुआत है ठंड बढ़ने का। शीतलहर जो है पिछले 4 से 5 दिन तक चल रही है। ऐसा वाला स्थिति जो है आज ही लास्ट है। आज से आपको न्यूनतम तापमान में लगभग 3 से लेके 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ठंड का हाल बता दिया, छत्तीसगढ़ के ठंड का हाल बता दिया, सब कुछ विस्तार से बता दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आप लोग भी ठंड से बचकर रहिए, पूरी सावधानी बरतिए। रात के समय घर से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो। चलिए, आपको सावधान करना था इसलिए सब कुछ बता दिया। और अब अगली खबर दिखा देता हूं कि अगली खबर क्या है। दिखाइए भाई, अगली खबर क्या है। इतनी ठगी हो रही है कि विधानसभा में हल्ला मचा हुआ है और हम पहले से आपको बता रहे थे। प्रधानमंत्री आपको आगाह कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपको बता रहे थे कि भाई ठगी बहुत हो रही है। और अब कहां पहुंच गया ये मसला? विधानसभा में हल्ला मचा हुआ है। पिछले 6 महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी के मामले दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं। आप विस्तार न्यूज में सब कुछ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, सावधान कर रहा हूं आपको। और देखिए, आज आपके नेता भी वहां कहां हल्ला मचा रहे हैं विधानसभा में। भाई साहब, इतनी ठगी क्यों हो रही है? और इन मामलों के जरिए लगातार आपको जागरूक भी कर रहा हूं। आपका अपना चैनल आपको जागरूक कर रहा है कि आप कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ये मोबाइल है ना भाई साहब, इसके चक्कर में मत रहिएगा। बहुत पैसा लेके उड़ जा रहे हैं, इसी में फोन आता है, इसी से उठाते हैं। आपको बार बार बता रहा हूं किस तरह लोग लालच में पड़कर ठगा जा रहे हैं। और जानते हैं, छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी का मामला आज विधानसभा में गूंजा है। मतलब समझिए, विधानसभा में कोई मामला उठ रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा मामला है। आज इस पर खूब बहस हुई है, जमकर हंगामा हुआ है। क्या है पूरा मामला? चलिए विस्तार से बता देता हूं। आप विधानसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। आज विधानसभा में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। ठगी के मामलों को लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आया। मामला यहां तक पहुंच गया कि विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव ला दिया। महिला समूह से हुई ठगी को फ्रंट लाइन पर रखकर विपक्ष ने स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की। विपक्ष ने कहा कि लोन वसूली के नाम पर आधी रात महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। इस मामले पर क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा, सुनिए। प्रकार से चिट फंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फली फूली, उसी समय ये माइक्रो मैनेजमेंट भी फला फूला और आज स्थिति भयावह हो गई है और इसके जाल में पूरा प्रदेश फंस चुका है। कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जो माइक्रो फाइनेंस वाले कब्जा ना किए हों। भोली वाली महिलाओं को सपने दिखाकर, उससे अंगूठा लेकर, उसके कार्ड लेकर लोन लिवा रहे हैं। जो माइक्रो फाइनेंस के लोगों को, जो एजेंट है, उनको हमारे यहाँ टीआई लोग जब बिठा के रखे तो उनको कॉल आया और कॉल में एक धमकी आया। धमकी में ये आया कि हम पीएम और सीएम के क्लोज हैं और तुम जिनको बिठा के रखे हो उसको छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, हम सरकार के लोग हैं। ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं टीआई लोगों को। विपक्ष ने महिलाओं के साथ हुई ठगी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया। विपक्ष ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो जवाब आएगा ही। इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को ही ठग करार दे दिया है। कह रहे हैं बीजेपी विधायक, क्या कह रहे हैं सुशांत शुक्ला और रिकेश सेन, सुनिए जरा। ठग ही ठगी की बात कर रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ को ठगने वालों को जनता ने जनादेश देकर जवाब दे दिया है। अब ठग जाने ही ठग की भाषा, तो कांग्रेस के लोग से बड़ा ठगेश कोई है नहीं, क्योंकि पूर्व नेता भूपेश बघेल को उपा के ठगेश बघेल के रूप में भी जानते थे लोग। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई साक्ष्य है कि कोई ठगी हो रहा है, तो आपने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की? मुख्यमंत्री तो सिर्फ भाजपा के हैं नहीं, प्रदेश के हैं। आपने कितने बार संवाद किया? आपके जो नेता विपक्ष हैं, आपके जो भूपेश बघेल एक्स सीएम, वो कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उन्होंने डाला? राजनीति करना अलग विषय होता है और विषय को तथ्यों के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पेश करके अपनी मांग को रखनी चाहिए। तो ये जो कांग्रेस है सिर्फ राजनीति के मूड में, और राजनीति कर भी नहीं पाते हैं। छत्तीसगढ़ में ठगी का मामला बहुत बड़ा है। ठगों के झांसे में आकर लोग अपने पैसे गंवा दे रहे हैं, फिर पैसों की रिकवरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, चार बड़े मामले हैं। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक चाय बेचने वाले ने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। इस चाय बेचने वाले के झांसे में आकर करीब 400 लोगों की कमाई चली गई। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने 40,000 महिलाओं के साथ 120 करोड़ रुपयों की ठगी की, जिसके चलते गांव की महिलाएं कर्ज में चली गई। तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है। यहां के करीब 30 से 40 गांवों को ठगों ने निशाना बनाया और इनसे करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। चौथी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां 10वीं पास लड़कों ने डॉक्टर और सीए जैसे पढ़े लिखे लोगों को ठग लिया था। इन लड़कों ने शेयर मार्केट का झांसा देकर 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी की थी। इन सभी मामलों को मैंने सीधे मुद्दे की बात में आपको दिखाया था और सब कुछ विस्तार से बताया था, आपको सावधान भी किया था। छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी के आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि ये मामला कितना बड़ा है। साल 2024 के फरवरी से लेकर नवंबर तक के आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 महीनों में हर घंटे तीसरे व्यक्ति के साथ ठगी हुई है। सोचिए आप, इन 10 महीनों में ठगी के शिकार लोगों की संख्या 17,000 से ज्यादा है और कुल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ठगी की गई। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा, और अब तक मात्र 35 से 40% रुपयों की ही रिकवरी हो पाई है। इसीलिए कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं कि पैसे कमाने के शॉर्टकट में मत पड़िए। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। ठगों के झांसे में मत आइए। ठगी से जुड़ी खबरों को बार बार दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों को जागरूक कर सकूं, ठगों के जाल में फंसने से आगाह कर सकूं, ताकि आपके जीवन भर की कमाई कोई ठग उड़ा न ले जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि लगातार हो रही ठगी के मामले रोकने के लिए हमारा आपका जागरूक होना, सतर्क होना भी बहुत जरूरी है। समझ गए आप? अब ठग के चक्कर में मत पड़िएगा, और अगर कोई फोन फान आए तो पहले देखिएगा कि प्लस कहां का, मलेशिया, पाकिस्तान और यहां वहां का कोड तो नहीं। आजकल फोन आता है, उठा लेते हैं। व्हाट्सएप में कोई क्लिक कर देते हैं, ठगी हो जाता है। कोई लिंक आ जाता है, क्लिक कर देते हैं, ठगी हो जाता है। कोई फोन कर देता है, आपके पड़ोसी का नाम बता देता है कि सुनिए, वो आपके पिताजी ने कहा था इस खाते में पैसा डाल दीजिए, तो पिताजी का नाम आता है, तो ठगा जाते हैं। ऐसे ठगना नहीं है। किसी का भी फोन आए और कोई भी बैंक, एटीएम, पासबुक इनकी बात करे तो पहले शक करना है। शक करना है कि ये कहीं कोई ठग तो नहीं है। आपको सतर्क करना था, इसलिए इतनी बड़ी खबर विस्तार से बता दिया, और केवल इसलिए बता दिया कि आपका पैसा ठग उड़ा ले जा रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। मामला विधानसभा तक पहुंच जा रहा है आपको ठगने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देता हूं। अगली खबर क्या है भाई? झाड़ फूंक और जादू टोना के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? अंधविश्वास के चक्कर में जिंदा मुर्गा खा गए, बताइए। मैं तो खैर पका भी नहीं खा सकता, मैं खाता ही नहीं हूं, लेकिन जिंदा खा ले रहे हैं। कहां खा ले रहे हैं और क्या हुआ है? मुर्गा भी बना हुआ है, देखिए कितना स्मार्ट मुर्गा है, जिंदा खा लिए। जादू टोना और झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए। ज्यादा अंधविश्वासी होना आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपकी जान ले सकता है। बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई व्यक्ति इतना अंधविश्वासी हो सकता है। मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का है। दरिमा के छिंदकालो गांव के रहने वाले आनंद यादव ने एक जिंदा मुर्गा खा लिया। बताइए, यह मुर्गा 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से यह मुर्गा आनंद के गले में अटक गया। अटकना ही था और उसकी मौत हो गई। अंधविश्वास में पड़कर आनंद ने यह जिंदा मुर्गा निगला और अपनी जान गंवा दी। जादू टोना और झाड़ फूक के चक्कर में आनंद को जान से हाथ धोना पड़ा भाई।
इसके पीछे की क्या वजह है ये भी जान लीजिए, ये भी आपको विस्तार से बता देता। आनंद की शादी 2009 में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रही और आनंद के बच्चे की मौत हो गई। फिर कई साल बीत जाने के बाद भी आनंद की पत्नी को दोबारा बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके चलते आनंद और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। आनंद ने बेटे की चाहत में जादू टोना और झाड़ फूंक का सहारा लेना शुरू कर दिया और अलग अलग कई मन्नतें भी मांगी। आनंद झाड़ फूंक करवाने के लिए गांव की एक महिला के पास जाता था। इसी महिला तांत्रिक ने बेटे के लिए पूजा पाठ कराया था। आनंद ने मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी पत्नी को बेटा होगा तो जिंदा मुर्गा निकल जाएगा। फिर इसी साल जुलाई में आनंद को एक बेटा हुआ। बताइए, एक बेटा हो भी गया। आनंद को लगता था कि ये बेटा झाड़ फूंक के चलते हुआ है, इसीलिए उसने बेटे के जन्म के बाद बकरे की बलि दी और इतना ही नहीं, अपने बच्चे का मुंडन संस्कार भी इसने झाड़ फूंक करने वाली महिला के घर में ही कराया। और फिर मुंडन संस्कार के बाद आनंद ने दूसरी मन्नत को पूरा करने के लिए एक जिंदा मुर्गा निकल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि ऐसा क्यों करना भाई। रिपोर्ट देखिए। अंधविश्वास इंसान की जान ले लेता है। उसने एक मन्नत मान रखी थी कि अगर मुझे बच्चा हो जाता है तो मैं मुर्गा को निगल जाऊंगा, जिंदा मुर्गा को निगल जाऊंगा। जीवित अवस्था में ही उसे निगला गया होगा, क्योंकि उसे चबाया नहीं गया था, क्योंकि सब अंग उसके स्वस्थ है और साबुत, पूरा साबुत चूजा निकला है। हम लोग कुछ नहीं पालते हैं, पता नहीं कहाँ से मुर्गी लाए, कहाँ की, कुछ नहीं मालूम। गए थे मुर्गी लेने चाचा के पास, फिर लेके आए घर पे, किए लिंगल डाले। बचूंगा मैं, नहीं बचूंगा मैं, मेरे को ले जाओ, बचाओ, ऐसे आवाज। कुछ देवार को वो पकड़ा था, आना जाना कर रहा था भाई। उसको तो पता नहीं है कि वो कैसे खाया और क्यों खाया, और इधर हम लोगों को भी बताया नहीं। और कहे इनके चाचे में बहो धाम में कोई देखे, कहे कोई जग नहीं बनी तो तुहा जगह हम सुन के आता तो देखा भाई भगवान का हाथ का जस से लग जाए तो बाल बच्चा हो जाए। अंधविश्वास के चक्कर में इतना बिल्कुल नहीं पड़ना है। बताइए, जीवित मुर्गा नहीं खाना है।